नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के गणित के संपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सूत्र हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपना पहला चैप्टर है गणित का वास्तविक संख्याएं, जो कि इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा: परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर इसमें महत्वपूर्ण एक प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दो संख्याओं a तथा b के एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। दो कोई संख्याएं हैं a और b, उनके एलसीएम और एचसीएफ में जो निम्न संबंध है, a इंटू b बराबर होता है इस संख्या का, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। फिर है परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको शॉर्टकट नाम है इनका क्यू, कोशेंट नंबर। यदि किसी संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। अर्थात q बराबर p बटा q, जहां p और q बिलोंग्स टू i और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। फिर है अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, पाई और e। फिर अपना अगला चैप्टर है अपना बहुपद, जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से भी। बहुपद के शून्यक: किसी बहुपद में चर के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या रखने पर यदि बहुपद का मान 0 हो जाए तो उस वास्तविक संख्या को बहुपद का शून्य कहते हैं। रैखिक बहुपद यानी कि एक घात का बहुपद। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, जितनी घात का बहुपद उसके उतने ही शून्यक। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा होंगे। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो जितनी घात का बहुपद उसके उतने ही शून्यक। बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध: यदि ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है, तब इसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा में निम्न संबंध होता है: अल्फा + बीटा बराबर -b बटा a तथा अल्फा बीटा बराबर c बटा a। बहुपद का निर्माण करना: यदि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक अल्फा बीटा दिए हुए हों, तो समीकरण x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा बराबर 0 होगा। फिर है आलेख यानी ग्राफ से शून्यांकों की संख्या का पता लगाना। यदि किसी आलेख में कोई ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटता है, उसके शून्यांकों की संख्या भी उतनी ही होगी। अगला चैप्टर है अपना 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर से संबंधित इसके क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ग्राफीय विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 और दूसरा रैखिक समीकरण है a2x + b2y + c2 बराबर 0 के लिए प्रतिबंध होते हैं। पहली कंडीशन है, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तब अद्वितीय हल होगा, संगत हल होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी कंडीशन है, a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो इनका कोई हल नहीं होगा, असंगत हल होगा, रेखाएं समांतर होंगी। तीसरी कंडीशन यह है, यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 बराबर हो जाए c1 बटा c2, यानी कि तीनों ही बराबर हो जाएं, तो अनेक हल होते हैं, संगत हल होगा, रेखाएं संपाती होगी, यानी एक रेखा पर ही सारे पॉइंट आ जाएंगे। अगला चैप्टर है अपने पास में द्विघात समीकरण, जो कि 4 नंबर का आएगा। ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाती है। इसके शून्यांक, मूल, हल
भी दो ही होते हैं। शून्यांक कहो चाहे मूल कहो चाहे हल कहो, एक ही चीज़ है, दो होते हैं। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो शून्यांक होंगे या दो मूल होंगे या दो हल होंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर 0 हो गया तो x² की टर्म नहीं बचेगी, और x² की टर्म नहीं बचेगी तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, इसलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ x एक चर राशि है तथा a b c अचर राशियाँ हैं। द्विघात समीकरण हल करने की विधियां, एक गुणनखंड विधि होती है, एक द्विघाती सूत्र विधि जिसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र देखिए जिसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, x बराबर, यदि कोई एक द्विघात समीकरण हो ax² + bx + c बराबर 0, तब श्रीधराचार्य सूत्र से उसके मूल होंगे x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। फिर है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, मतलब मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे। तीन कंडीशन हो सकती है। द्विघात समीकरण का एक डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तिकर होता है d, जो कि होता है b² - 4ac। इस b² - 4ac पर ही पूरी की पूरी समीकरण के मूल इस पर डिपेंड करते हैं। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है, यदि b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन है, यदि b² - 4ac बराबर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर यानी समान होंगे। तीसरी कंडीशन है, यदि b² - 4ac लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे। अगला चैप्टर है अपने पास में समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, ये 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो a1 बराबर a होगा, a2 बराबर a + d होगा, a3 बराबर a + 2d होगा, a4 बराबर a + 3d होगा। इस प्रकार समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a + n-1 × d होगा, जहाँ a बराबर प्रथम पद, d बराबर सार्वंतर और n बराबर पदों की संख्या। अगला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d, जहाँ पर n बराबर पदों की संख्या है, a बराबर प्रथम पद है और n बराबर पदों की संख्या, d बराबर सार्वंतर और a बराबर प्रथम पद। यदि अंतिम पद l दे रखा हो यानी an दे रखा हो तब Sn बराबर n/2 a + l सूत्र होगा। छठा चैप्टर है त्रिभुज। ये 4 नंबर का चैप्टर है, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड की परीक्षा 2024 है। इसमें है त्रिभुजों की समरूपता। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण समान हो तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। दूसरा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लीजिए ये एक कोई त्रिभुज है ABC और ये एक कोई रेखा है DE, ये कोई भुजा है DE जो BC के समांतर है। यदि त्रिभुज ABC में DE, ये DE लाइन इस BC के समांतर हैं, तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय से AD/BD, ये AD/BD बराबर होगा AE/EC के। यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। अपना इनसाइड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर है त्रिभुजों की समरूपता के नियम। त्रिभुजों में समरूपता के कई नियम हो सकते हैं। देखिए जैसे कुछ नियम है अपने पास, कोण 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 यानी एंगल एंगल एंगल, ए नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला है कोण कोण नियम।
कोण कोण यानी एंगल एंगल नियम, जिसे ए नियम भी कहते हैं। अगला है कोण कोण एंगल एंगल नियम। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के किन्हीं दो संगत कोणों के समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एक और नियम है भुजा 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 नियम, जिसे साइड 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 नियम एस नियम भी कहते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तीसरा नियम है भुजा कोण भुजा नियम, जिसे एस नियम भी कहते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती हों तथा उनके मध्य कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला चैप्टर है अपने पास निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 7 नंबरों के क्वेश्चन अपने बोर्ड की परीक्षा में आएंगे। निर्देशांक ज्यामिति, पहला इसमें सूत्र है दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र, यानी कि ये कोई दो पॉइंट है P और Q, और P के निर्देशांक है x1 y1 और Q के निर्देशांक है x2 y2। तब दूरी सूत्र PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा है दो बिंदुओं के बीच दूरी का अंत्य विभाजन सूत्र, यानी कि दो कोई पॉइंट है, पहला पॉइंट है P जिसके निर्देशांक हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है कोई Q x2 y2, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा है ये PQ। इस पर ये कोई पॉइंट स्थित है O जिसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, और ये पॉइंट इस PQ रेखा को M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। तब इस पॉइंट O x और y निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, और वो सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। दूसरा सूत्र है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अगला चैप्टर है अपना त्रिकोणमिति का परिचय, 8 नंबर का है और 8वां चैप्टर है। ये त्रिकोणमिति पूरी की पूरी एक समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करती है। ये एक कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, तो ये कोण भी समकोण है। ये जो कोण है ये दोनों न्यून कोण है। ये थीटा एक न्यून कोण है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और 90 डिग्री ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, जो कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। और कर्ण और लंब ये दोनों भुजाएं जिस भुजा पर टिकी होती है वो आधार हो गई। तो इनके अनुपात होते हैं 6 फंक्शन होते हैं, 6 फलन है त्रिकोणमितीय फलन। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसकी शॉर्ट ट्रिक है लाल बट्टा कक्का, इसको आप याद कर लीजिए। फिर इसके रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम सूत्र हैं, जैसे साइन थीटा बराबर आप 1 बटा कोसेक थीटा भी लिख सकते हो, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। फिर है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग टाइप में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि 5 नंबर का है। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड की परीक्षा में। देखिए, पहले है दृष्टि रेखा क्या होती है। प्रेक्षक जो देखने वाला है, प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। फिर है ऊनियन और अवनमन कोण। ऊनियन कोण और अवनमन कोण, इनमें बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, ऊनियन कोण क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्षैतिज तल से ऊपर स्थित वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज तल के साथ बनने वाले कोण को ऊनियन कोण कहता है। फिर है अवनमन कोण, जब कोई व्यक्ति क्षैतिज तल से नीचे की ओर की वस्तु को देखता है तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज के साथ बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। सिंपल बात है, अगर कोई आदमी किसी बिल्डिंग को नीचे खड़ा है
क्षैतिज मतलब पृथ्वी पर खड़ा है और बिल्डिंग के ऊपर देख रहा है तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण होगा। और बिल्डिंग पर खड़ा है और नीचे कोई वस्तु रखी है उसको देख रहा है तो वो अवनमन कोण होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। अगला चैप्टर है अपने पास वृत्त, जो कि 6 नंबर का है। वृत्त 6 नंबर का चैप्टर है ये। इसमें सबसे पहले है वृत्त की स्पर्श रेखा। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखाओं की संख्याएं, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्याएं, कंडीशन अलग अलग हो। अगर कोई बिंदु, देखिए अलग अलग कंडीशन है। जब बिंदु वृत्त के अंदर हो तो उसमें से कोई आप स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, शून्य। जब बिंदु वृत्त की परिधि पर हो तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जब बिंदु वृत्त की परिधि क्षेत्र से बाहर हो तो आप उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्तों से संबंधित प्रमेय है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये कोई वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा AB है और इससे स्पर्श बिंदु से आपने एक त्रिज्या खींची है बिंदु O पर, जो इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। प्रमेय 2 है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये एक कोई वृत्त है, इसका ये बाह्य बिंदु है, इससे आपने 2 स्पर्श रेखाएं खींची है PA और PB। ये हमेशा लंबाई में बराबर होती है, यानी कि PA बराबर होगी PB। फिर अगला चैप्टर है अपने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 5 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे। इन तीनों डायग्राम को समझिए आप। सबसे पहला, ये एक कोई वृत्त है, ये इसकी कोई त्रिज्या है R और ये भी इसकी एक त्रिज्या है R, और इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है थीटा। तब ये जो एक आकृति बनती है इसको कहते हैं त्रिज्याखंड। इन दोनों त्रिज्याओं तथा इससे एंगल थीटा द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसको त्रिज्याखंड कहते हैं। और इन त्रिज्याखंडों से ये जो चाप बन रहा है इसको त्रिज्याखंड का चाप कहते हैं। इस चित्र को देखिए, इसमें ये लघु त्रिज्याखंड है और ये जो बाहर जो बन रहा है ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। इस चित्र में देखिए, ये एक कोई त्रिज्याखंड था, ये ऊपर वाला एक त्रिभुज बन गया। तो ये जो शैडो जो आकृति की हुई है इसको कहते हैं वृत्त का वृत्तखंड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड की परीक्षा में। 3 सूत्र हैं इससे रिलेटेड, देखिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360 डिग्री। दूसरा है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। ये जो चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि A से B तक की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है L बराबर πr थीटा बटा 180 डिग्री। फिर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सेगमेंट, ये जो शेडो की हुई है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² थीटा बटा 360 डिग्री -1/2 r² साइन थीटा। इस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है, याद रखना इसको। घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में आधा डिग्री का 1/2 डिग्री का कोण बनाया जाता है, इनको भी याद रखना। घड़ी की मिनट की सुई या घंटे की सुई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगला अपने पास में है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पहले अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को देखते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई, या इसको ऐसे पढ़ा जा सकता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB प्लस BH प्लस HL। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 × L²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πR × H प्लस R। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πR × L प्लस R।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। फिर आयतन से रिलेटेड अपन फॉर्मूले पढ़ते हैं। घनाभ का आयतन LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन का आयतन L³ भुजा क्यूब। बेलन का आयतन πr²h। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। गोले का आयतन 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। अगला चैप्टर है अपना सांख्यिकी, जो कि 11 नंबर का आएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 होते हैं, एक तो माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य जब केवल आंकड़े दिए हुए हों, केवल नंबर दिए हों, तो माध्य होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जब बारंबारता बंटन दिया हो तो दो विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि है x बार माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और एक है कल्पित माध्य विधि x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये सूत्र याद रखना। फिर है माध्यक, जब केवल आंकड़े दिए हों तो सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। फिर अगर पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक बराबर n+1 बटा 2वां पद, और यदि पदों की संख्या सम हो तो माध्यक बराबर n बटा 2वां पद प्लस n+1 बटा 2वां पद का माध्य, यानी कि माध्यक बराबर हो जाएगा n बटा 2वां पद प्लस n+1 बटा 2वां पद बटा 2। जब बारंबारता बंटन दिया हो तो माध्य बराबर हो जाएगा आपके L प्लस n बटा 2 माइनस C बटा F इंटू एच, जहाँ L निम्न वर्ग है, n बटा 2 सिग्मा F बटा 2 बारंबारताओं का योग का आधा, C बराबर माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF, और H बराबर वर्ग अंतराल, और F है माध्यक वर्ग की बारंबारता। फिर है बहुलक, जब केवल आंकड़े दिए हों तो जिसकी आवर्ती सर्वाधिक हो वही बहुलक होता है, और जब बारंबारता बंटन दिया हो तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फिर है माध्यक, माध्य और बहुलक में संबंध। क्या संबंध है देखिए, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में 1 नंबर में। अंतिम चैप्टर है अपने मैथ का प्रायिकता, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है तो उसे प्रायिकता कहते हैं। घटना E की प्रायिकता PE बराबर घटना E के अनुकूल परिणाम बटा घटना E के सभी संभव परिणाम। असंभव घटना की प्रायिकता बराबर 0 होती है। निश्चित अथवा संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता PE डैश बराबर 1 माइनस PE होता है, अर्थात PE डैश प्लस PE बराबर 1 होता है। प्रायिकता के सभी संभव घटना का योग 1 होता है। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, जिसमें से सम संख्याएं 3 होंगी 2 4 6, विषम संख्याएं 3 होंगी 1 3 5, अभाज्य संख्याएं 3 होंगी 2 3 5, भाज्य संख्याएं 2 ही होंगी 4 और 6। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल 36 परिणाम प्राप्त होंगे। एक सिक्के का उछाल अगर किया जाए तो आपको परिणाम 2 प्राप्त होंगे, हेड और टेल। एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाए तो आपको 4 परिणाम होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल हेड। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, 13 हुक्म के, 13 चीड़ी के, 13 ईंट के और 13 लाल पान के, पान भी कहते हैं। ताश में 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम। तस्वीर वाले पत्ते अर्थात कुल 12 पत्ते होते हैं। एक अलीप वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।